हम लोग देखते हैं अब क्या क्रॉनिकल। जो क्रॉनिकल आती है ये अक्टूबर मंथ की है और इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है अगस्त माह का। तो उसे ही देखते हैं, कंप्लीट किया जाएगा इसको, क्योंकि पीसीएस और आईआईटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है मेरठ राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क बन गई है। मेरठ राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क है। यह 24 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना सीएम ग्रिड्स के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क मेरठ में निर्मित की जाएगी। यह लगभग 2.25 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी। 2026 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की उम्मीद है। लागत वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मेरठ राज्य की उत्तर प्रदेश की पहली हरित सड़क कौन सी है? तो यही मेरठ वाली है। 24 अगस्त 2024 को सीएम ग्रिड। अगला है वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला बनाई जा रही है। ये भारत और डेनमार्क के सहयोग से छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सजाई गई है। तो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि किसके सहयोग से? तो डेनमार्क के सहयोग से वाराणसी में। फिर भारत सरकार और आईआईटी बीएचयू, जाहिर सी बात है बनारस में तो आईआईटी बीएचयू रहेगा, और डेनमार्क की भागीदारी। तो इसमें 3 लोग हैं, भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क की भागीदारी वाली यह त्रिपक्षीय पहल स्थायी नदी प्रबंधन पर केंद्रित है। पैसा याद रखने की जरूरत नहीं है। 2.1 का इसका उद्देश्य क्या है? 2 से 3 वर्षों के भीतर टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी वरुणा को पुनर्जीवित करने के लिए दोनों देशों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना। स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला मेन तक की गंगा के लिए नहीं है, ये है वरुणा के लिए, डेनमार्क के सहयोग से। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड, आईआईटी बीएचयू, डेनमार्क शहरी क्षेत्र परामर्शदाता सदस्यों वाली समिति। मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन विकास योजना, ये भी बहुत अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, ये कब चालू की गई थी? तो 15 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत सरकार युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। तो युवा उद्यमी में क्या, सरकार युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले दशक में 10 लाख एमएसएमई इकाइयां स्थापित हों। तो प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंक से ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, वो भी ब्याज मुक्त ऋण। 15 अगस्त 2024 की योजना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना युवा उद्यमी
विकास योजना। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नई नौकरियों और उद्यमिता के अवसर के माध्यम से राज्य के विकास को गति मिलेगी। फिर चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना, संचालन और प्रोत्साहन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। तो ये सूक्ष्म उद्योगों के लिए। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना है, ये मुख्यतः सूक्ष्म उद्यम के लिए है, मध्यम के लिए नहीं, सूक्ष्म के लिए। 1,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट भी है और 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष ऋण दिया जाएगा इसमें ब्याज मुक्त ऋण। नई योजना से हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को बैंक से ऋण के माध्यम से वित्तीय अनुदान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना की शर्तों के अनुसार केवल 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा ही 21 से 40 वर्ष की आयु के उत्तर प्रदेश के निवासी ब्याज मुक्त ऋण उद्यम के प्राप्त होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास या समकक्ष। फिर राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र। राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र से 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र से कितनी बिजली? 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 14 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने बताया कि राज्य में कुल 3840 मेगावाट क्षमता के 9 सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। 528 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 5वें नंबर पर है। तो इस चीज को हम लोग मैं बना के देख सकते हैं एक बार। सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। कौन सा? जैसे तो जाहिर सी बात है राजस्थान पहले नंबर पे होगा, उसके नीचे लगा हुआ है गुजरात, ये दूसरे नंबर पे हो गया। फिर तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, फिर चौथे पे है MP, फिर है 5वें पे अपना UP। 5वें नंबर पे आएगा राजस्थान 1, गुजरात 2, आंध्र प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 4 और उत्तर प्रदेश 5। 5वें नंबर पे है सोलर पावर में उत्तर प्रदेश 528 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। फिर पिछले एक वर्ष में 528 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड यूटिलिटी स्केल परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य वर्तमान में बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में दूसरे स्थान पर है। तो अगर सोलर में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है, पर अगर बायोमास की बात हो, बायोमास ऊर्जा में दूसरे स्थान पर है। फिर है उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में कुल 886
मेगावाट क्षमता वाले पेयजल पंपिंग स्टेशनों में बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। ये फालतू बात है। पीएम सूर्यघर योजना। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 2.5 मिलियन घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। फिर है नोएडा आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन गया है नोएडा। 9 अगस्त 2024 को गौतम बुद्ध नगर नोएडा कमिश्नरेट को आधिकारिक तौर पर ये प्रमाणन देखने की चीज है। 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन सम्मानित किया गया है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन गया है। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए असाधारण पुलिस सेवा देने के लिए कमिश्नरेट की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेट लिमिटेड कौन देता है इसको? रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान कमिश्नरेट की विश्व स्तरीय सेवाओं, कुशल समस्या समाधान प्रणालियों और मजबूत प्रशासनिक प्रथाओं को मान्यता देता है। नोएडा याद रखने को मिला तो इसके फालतू बातें हैं। ये कुछ छोटी मगर काम की बातें हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना 2020 में की गई थी। वर्तमान में कहाँ कहाँ कमिश्नरेट प्रणाली लागू है उत्तर प्रदेश में? तो लखनऊ, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बन सकता है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, आगरा में पुलिस कमिश्नरेट। कहाँ कहाँ इसको भी अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के ऊपर मैप में देख लिया जाए तो काम बन जाए। जैसे ये है अपना उत्तर प्रदेश, तो इधर दो ये अपने नोएडा और गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद, ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये दो हो गया। फिर है लखनऊ, उसके नीचे आ जाओ कानपुर, इधर वाराणसी, इसके बगल में प्रयागराज, इधर आगरा हो गया। तो कुछ ज्यादा ही दूर चले गए हम लोग। इधर आगरा हो गया, ठीक है ना। एक दो, एक लखनऊ, एक गौतम बुद्ध नगर, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहाँ कमिश्नरेट प्रणाली है। ये अपना गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, तो कुल 7 हैं यूपी में कमिश्नरेट, जिनमें गौतम बुद्ध नगर को मिला है आईएसओ प्रमाणन। कहाँ लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज और आगरा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। 1 2 3 4 5 6 7 जगह।
अब उत्तर प्रदेश धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 लागू किया गया है। हमारे बाबा जी ने किया है 30 जुलाई 2024 को। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध कानून 2024 पारित किया गया है। इसमें क्या क्या किया गया है? इसके अंतर्गत किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने और अवैध रूप से उसका धर्म परिवर्तित कराने के दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर धोखे से किसी ने शादी की उत्तर प्रदेश में तो उसको आजीवन कारावास का प्रावधान है। लव जिहाद को भी व्यापक परिभाषा शामिल की गई है। लव जिहाद के आरोपियों के लिए भी आजीवन कारावास है। फिर इस विधेयक में पहले परिभाषित अपराधों की सजा को दोगुना कर दिया गया है। वर्तमान में धर्म परिवर्तन के लिए सजा 1 से लेकर के 10 साल तक की थी, जिसे आजीवन कर दिया गया है। फिर स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के मामले में व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट 2 महीना पहले सूचित करना हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तित कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो धर्म परिवर्तित करने के 2 महीना पहले से निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचित करना पड़ेगा, 2 महीना पहले। फिर अयोध्या सौर शहर घोषित हो गया। अयोध्या सौर शहर घोषित कर दिया गया है अयोध्या को। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की, जिसके कारण अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर शहर का प्रतिष्ठित पद नाम प्राप्त हुआ है। बस यही चीज थी इसमें। अब कुछ काम की बातें देख लेते हैं। सौर शहर ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा अनुमानित कुल मांग को कम से कम 10% तक कम कर सकते हैं। मतलब सौर शहर के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जो पारंपरिक ऊर्जा की मांग को 10% तक कम कर दे। ध्यातव्य है कि अयोध्या शहर की अनुमानित बिजली की मांग 198 मेगावाट है। इस मांग को 10% यानी करीब 20 मेगावाट पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की 40 पहुंचा दी। मतलब 20 की जरूरत थी 10% कम करने के लिए, लेकिन 40 हो गई है कम। तो सही है, यानी 198 यूनिट मेगावाट आगरा को जरूरत थी, तो 40 सोलर ऊर्जा के माध्यम से मिल गई है। तो अब कितनी चाहिए उसको? केवल और केवल 158 ही चाहिए, यानी अच्छी चीज है। यह संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा माझा, रामपुर, हलवारा और माझा, ये सब बेकार बात है, सरयू नदी में स्थापित किया जाएगा। आगरा में और कहाँ से? अब उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति मिल गई है 31 जुलाई 2024 को। कब? 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NLC उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति पत्र प्रदान करने के लिए 2 मौजूदा कॉलेजों में सीट बढ़ाने। कहाँ उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनेंगे?
तो बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, इन राज्यों में बनेंगे। कहाँ कहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के आभासी मैप पर। तो अगर ये हमारा उत्तर प्रदेश है, अगर ये उत्तर प्रदेश है तो इधर है बिजनौर, फिर ये इधर ही कहीं बुलंदशहर है, कुशीनगर, इधर पड़ेगा कुशीनगर महाराजगंज के पास, फिर पीलीभीत, सुल्तानपुर, इधर कहीं पड़ेगा लखनऊ के पास, कानपुर देहात, ललितपुर। 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों में, यानी बिजनौर, बुलंदशहर, ललितपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, ललितपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? बिजनौर, बुलंदशहर, ललितपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और कुशीनगर में 7 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। कुल मिला के 600 MBBS की सीट अनुमति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त आगरा में और मेरठ सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 72 और 50 की वृद्धि कर दी गई है, जिससे आगरा मेडिकल कॉलेज में कुल 200 सीटें और मेरठ में 150 सीटें हो गई हैं। उत्तर प्रदेश MBBS सीटों की कुल संख्या 10,000 के आंकड़ों को पार कर गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए सर्वोच्च नियामक है। ये सबसे बेकार बात है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 30 जिलों जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है। 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे IMLC स्थापित किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, लिंक और पूर्वांचल में शामिल है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे और आगरा और अलीगढ़ में बस। अभी आती हैं छोटी मगर काम की बातें। 24 से 25 अगस्त 2024 को वर्ल्ड मॉडर्न शोटोकन कराटे फेडरेशन यूपी के तत्वाधान में लखनऊ के चौक स्टेडियम हॉल में अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप आयोजित की गई है। कहाँ पे? लखनऊ में। वर्ल्ड मॉडर्न शोटोकन कराटे फेडरेशन 22 अगस्त 2024 को राज्य सरकार ने बताया कि 2027 तक मक्का उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। तो 2027 तक यूपी में मक्का का उत्पादन दोगुना हो जाएगा।
दोगुना उत्पादन करने का लक्ष्य है। मोटे अनाज से रिलेटेड है ये। निर्धारित अवधि के भीतर मक्का उत्पादन को लगभग 27.30 लाख मीट्रिक टन बढ़ाना है। तो कौन सा उत्पादन बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में? मक्के का। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे? ये लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। फिर 21 अगस्त 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दुधवा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक हुई, जिसमें भी बेकार है, किसी काम का करंट अफेयर नहीं है। 12 अगस्त 2024 को आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा यूपी 112 ने अपनी सेवाओं के प्रभावी उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक पहल नाम से जागरूकता अभियान जारी किया है। एक पहल क्या है? यूपी पुलिस की डायल 112 के तहत जागरूकता अभियान है ये। फिर 9 अगस्त 2024 को जो काकोरी कांड एक्शन हुआ था, 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाले शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए टोल फ्री नंबर बनाएगी। और ये भी फालतू क्वेश्चन है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक, क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना लागू किया। तो ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक ने पोषित है 4000 करोड़ रुपए विश्व बैंक ने दिया है कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने के लिए। फिर इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों को पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। हो जाओ सक्रिय। फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्र में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके तहत 5000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। IIT कानपुर के अंतरिक्ष ग्रहीय एवं खगोल विज्ञानी तथा अभियांत्रिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर सहित खगोलविद की एक राष्ट्रीय टीम ने एक बड़े बहिर्ग्रह की खोज की है। इसकी खोज की है, बहिर्ग्रह की खोज कर दी। ये तो कमाल की बात है। IIT कानपुर ने, जो हमारे सूर्य के समान एक निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहा है। हाल ही में मेरठ स्थित वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया है। मेरठ में स्थित श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय में ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे?
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन नोएडा में किया जाएगा 25 से 29 सितंबर। राज्य से मानसून का मौसम खत्म होने के बाद अयोध्या में एक जल निकासी परियोजना शुरू की जाएगी। जो अभी राम मंदिर में पानी टपकने लगा था, उसी बात को लेके क्या जल निकासी परियोजना शुरू की जाएगी। 37.5 करोड़ रुपए के बजट अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को रामपथ से जोड़ने वाली सड़क पर जलभराव से बचने के लिए। फिर बांदा महोबा झांसी ललितपुर में 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई प्रदान करने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से काम तेजी करने का फैसला लिया है। यही बांदा महोबा झांसी ललितपुर, ये जो अपने निचले वाले हैं यूपी के, यही ललितपुर, झांसी, महोबा और बांदा, इन 4 राज्यों में ही, इन 4 जिलों में बांदा महोबा झांसी ललितपुर। नहीं केन बेतवा, इधर से केन जाती है, एक केन नदी है, एक बेतवा नदी है, उसको जोड़ने के लिए यूपी सरकार प्लस एमपी सरकार और प्लस केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करने के लिए सिंचाई परियोजना है, जिससे यूपी के कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? बांदा महोबा झांसी ललितपुर। अब देखते हैं बिहार करंट अफेयर। तो बिहार वाले अपना देखेंगे, हम लोगों से उतना खास मतलब नहीं है, बस छोटा छोटा। जैसे बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। फिर पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बनेगा। पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बनेगा। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये सब। जो कि कहाँ से प्रेरित है? तो मंदिर की वास्तुकला कंबोडिया के अंकोरवाट, तमिलनाडु और रामेश्वरम के रामनाथा स्वामी मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी मिल गई है। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। वाटिका पटना, राजधानी वाटिका पटना में बॉम्बे शिवा वृक्ष रक्षा सूत्र बांधकर बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया गया है 19 अगस्त को। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राजधानी वाटिका में डोरंडा का पौधा भी लगाया है। ये बिहार वालों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है। सैनिटरी नैपकिन तो बहुत सारे राज्य बांटे हैं, पर मध्य प्रदेश ने सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसे दे दिए हैं। लो अपना पैसे जो मन करे वो खरीदो। मध्य प्रदेश सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7वीं से 12वीं कक्षा तक की 19 लाख से अधिक लाभार्थी छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन हेतु 57 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित किया। तो यही सिप्पू जगह सैनिटरी नैपकिन के लिए पहला
पैसा देने वाला राज्य पहला कौन सा बना है? तो यही मध्य प्रदेश, 7वीं से 12वीं के लिए छात्रों के लिए। ध्यातव्य है कि राज्य सरकार ने मासिक धर्म से संबंधित मिथकों और वंचनाओं को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजना के तहत 1 नवंबर 2016 को उदिता योजना शुरू की गई थी। फिर है राजस्थान में ऊर्जा उद्योग में 4 संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन की मंजूरी। ये भी बेकार चीज है। अग्निवीरों के लिए आरक्षण। 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस पर के अवसर राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरियों और के वीर मतलब अग्निवीरों के लिए पहली बार राजस्थान ने आरक्षण दे दिया कि हमारे यहाँ नौकरी करिए। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में 18 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमीरपुर में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क पड़ता है गुरु घासीदास, जो कि वहाँ का चौथा बाघ अभ्यारण्य बन गया है वन्यजीव बोर्ड। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में राज्य में ये छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? इंद्रावती भी बीजापुर जिले में, जिला नहीं याद रखना हम लोगों को। इंद्रावती है, उदंती, सीता नदी और अचानक मार बाघ अभ्यारण्य। इंद्रावती, उदंती, सीता नदी बाघ अभ्यारण्य और अचानक मार बाघ अभ्यारण्य। फिर झारखंड की एक योजना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अभी हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं, निकलते इन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू कर दिया है 18 अगस्त 2024 को। 81,000 महिलाओं को राशि वितरित करेंगे। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली, गरीबी रेखा से नीचे 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपए बांटेंगे। पात्र महिलाओं के बैंक खाते में कुल 12,000 रुपए भेजे जाएंगे साल भर में। प्रत्येक वर्ष 12,000 भेजे जाएंगे। ये तो बड़ा बढ़िया योजना है। महाराष्ट्र सरकार की लॉजिस्टिक नीति ये फालतू बात है। यह मान्याचिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव है। कौन सा? मान्याचिवाड़ी गांव। मान्याचिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव है। एकनाथ शिंदे ने सौर गांव का उद्घाटन किया है वहां पर। फिर है वैनगंगा नलगंगा नदी जो जोड़ो परियोजना, ये भी महाराष्ट्र सरकार की है। वैनगंगा नलगंगा। ये तो योजना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुभद्रा योजना कब शुरू की गई है? 23 अगस्त 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना। 21 से 60
वर्ष की आयु की महिलाओं को, पात्र महिलाओं को कुल 5 साल में 50,000 रुपये मिलेंगे। सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। मतलब साल भर में 10,000 रुपये मिलेंगे, 5 साल में 50,000, 5-5 हजार की 2 किस्त में पैसे दिए जाएंगे। ठीक। इस योजना को वित्तीय वर्ष 24-25 से लेकर 28-29 तक लागू करने की मंजूरी है। परिव्यय कितना है? 55,825 रुपये। फिर उड़ीसा मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। 15 अगस्त मुख्यमंत्री ने प्रवर्तित परिदा, अच्छा ये कौन सी योजना है? प्रवर्ति परिदा ने घोषणा, अच्छा उप मुख्यमंत्री है, योजना नहीं है। उप मुख्यमंत्री प्रवर्ति परिदा ने घोषणा की है कि महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र के समय के पहले या दूसरे दिन की छुट्टी ले सकती हैं। मतलब 1 दिन की छुट्टी मिलेगी यहाँ पर। इसी के तहत उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। इसके पहले अन्य 2 राज्य बिहार और केरल है, इन्होंने 3 दिन की छुट्टी दे दी है। बिहार और केरल भी मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाले। बिहार में महिला कर्मचारियों के लिए 2 दिन और केरल में 3 दिन की छुट्टी है और उड़ीसा में 1 दिन की। अगर उड़ीसा में पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया गया। उड़ीसा में पहले चावल एटीएम का परीक्षण 7 अगस्त 2024 को उड़ीसा सरकार ने देश के पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को स्वचालित टेलर मशीन से खाद्य वितरित किया जाएगा। अनाज 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज 24 घंटे चलती रहेगी। ये सब तो ठीक है। याद रखने की चीज है, चावल एटीएम कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। फिर गुजरात एमएसएमई हेतु पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ? गुजरात में। एमएसएमई हेतु पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन 8 अगस्त 24 को। 8 अगस्त 2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एमएसएमई हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में स्थित आई हब परिसर के केजीसी ऑडिटोरियम में किया गया है। आईएससीसी द्वारा बनाया गया पहला केंद्र, जिसका उद्देश्य निर्यात बाजारों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एमएसएमई उन्नत को मजबूत करना है। फिर गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन 27 जुलाई 2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, क्या है 27 जुलाई 2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नीति आयोग के तहत गुजरात ने भी अपना आयोग बना दिया है। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की घोषणा कर दी है। यह राज्य के लिए सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने गुजरात 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोड मैप का अनावरण किया है। यह राज्य में जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से अच्छी कमाई और अच्छी जिंदगी के स्तंभों पर केंद्रित है। देश की आबादी का केवल 5% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद 22-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.3% का योगदान है। गुजरात 47 से 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है 2047 तक।
गोम बिना मूल्य बीज योजना का शुभारंभ गोवा में। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ी पहल। जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ी एक पहल गोएम विनामूल्य बीज योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और गोवा में आवासीय घरों को अपनी बिजली उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाना है। तो यही है गोम विनामूल्य बीज योजना गोवा की है। चंडीगढ़ 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। ये भी फालतू बात है। असम में मिथुन गो जातीय प्रजाति पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज हो गई है असम। 21 अगस्त 2024 को वैज्ञानिकों की टीम ने असम के दीमा हसाओ में लाइसोंग, लैंगटिंग और थाई जुआरी के 3 दूरदराज गांवों की यात्रा के दौरान इस जातीय प्रजाति को देखा था। असम में मिथुन बोस फ्रंटली को पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है। 2019 में की गई पिछली पशु गणना के अनुसार देश में 3,86,311 मिथुन थे। मिथुन जो मूलतः पाए जाते हैं तो अरुणाचल और नागालैंड का राज्य पशु है। यह मिजोरम मणिपुर के भी कुछ हिस्से में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की सबसे बड़ी आबादी है। इसके बाद नागालैंड में, मणिपुर और मिजोरम में। पहले की पशु गणना के दौरान गणनाकर्ताओं ने अन्य कॉलम में एक जानवर के रूप में दर्ज किया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी है। खा सकते हैं इसको। नागालैंड DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगस्त 2024 में नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण नागालैंड DRTPS लागू करने वाला पहला राज्य, मतलब आपदा जोखिम बीमा लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड। अगस्त 2024 में नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 2 अगस्त 2024 को नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस ने DRTPS के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और चरम मौसम की घटनाओं होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना। नागालैंड सरकार द्वारा भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम 3 साल के लिए 24 से 27 आपदा होने की स्थिति में लागतों को कवर करेगा। असम में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण की सुविधा में हो गई है। असम में कितना है यार। फिर दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू है। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू 25 अगस्त 2024 को कर्नाटक के BR हिल्स में स्थित जनजातीय स्वास्थ्य समाधान
केंद्र में दक्षिण भारत के पहले आदिवासी पुस्तकालय कानू का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। ये कानू क्या है? पहला आदिवासी पुस्तकालय है कानू, कर्नाटक में बिहार हिल्स में स्थापित किया गया है। बस कानू जिसका कन्नड़ और सोलिगा दोनों भाषाओं में अर्थ होता है सदाबहार वन। दक्षिण भारतीय आदिवासी अतीत वर्तमान और संस्कृति पर पहला ज्ञान केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है। कानू कर्नाटक में आदिवासी पुस्तकालय खोला गया है। कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी मिल गई है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पश्चिमी घाटों से अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन। 4 अगस्त कर्नाटक के वन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों को अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया, हटा दिया गया। ये वायनाड में भूस्खलन से हुई त्रासदियों को देखने के बाद यह निर्णय लिया है कि कर्नाटक में वन अधिनियम की धारा 64A वन भूमि अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के तरीकों पर ध्यान दिया गया। आंध्र प्रदेश में 2 बच्चों के मानदंड की समाप्ति कर दी गई है। 7 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय और 7 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश सरकार ने 7 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्थानीय और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त करने का फैसला किया है। फिर राज्य मंत्रिमंडल वही आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1955 AP आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 65 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। 2 बच्चों के नियम को पहली बार कब लागू किया गया था? 1994 में लागू किया गया था, जब राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए। ये तो काफी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के कलपक्कम में। 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकली के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमति दी गई है। यह भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और भाविनी द्वारा निर्मित है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जो भाविनी का संक्षिप्त नाम है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और भाविनी का फुल फॉर्म भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। बस सही है। अब कुछ काम की बातें देखते हैं। 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र
फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ किया है। हेमंत सोरेन ने। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। खेल विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी तैयार करना ओलंपिक में पदक जीत सके। अच्छी बात है। कौन सी सरकार? तेलंगाना सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल पंजाब सहायता केंद्र का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से मानव बलि के लिए अमानवीय, दुष्ट और क्रूर प्रथाओं, काला जादू रोकथाम उन्मूलन विधेयक 2024 पारित करवाया है। किसने? गुजरात सरकार ने। 13 अगस्त 2024 को विश्व भेड़िया दिवस मनाया जाता है। कब? 13 अगस्त 2024 को विश्व भेड़िया दिवस पर गुजरात सुरेंद्र नगरी के जंगली गधा अभयारण्य में भेड़िए के लिए अपनी दूसरी रिवाइंडलिंग सुविधा केंद्र खोलने को तैयार है, जिसका उद्देश्य फसलों को खतरा पहुंचाने वाले जंगली शाकाहारी आबादियों को नियंत्रित करना। फिर 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश ने यात्रा के समय को कम करने और प्रमुख स्थलों तक पहुंचने, पर्यटन सुविधा करके पर्यटन को बढ़ावा करने के लिए श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है। कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार ने। 5 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल का दिल्ली नगर निगम में नगर पालिका प्रशासन के विशेष ज्ञान वाले 10 व्यक्तियों नामित करने का अधिकार और उनके कार्यालय से जुड़ा एक वैधानिक कर्तव्य है। वह मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पटना द्वारा विकसित किया गया है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है परम बुद्ध। ये सीडैक पटना द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को 10 जोड़ी ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित जूते के सौर ऊर्जा संचयन इकाइयों की आपूर्ति की है, जिससे जवानों को लाइव लोकेशन ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में IIT इंदौर ने भारतीय प्रौद्योगिकी इंदौर और DRDO 10 जोड़ी इंदौर और DRDO ने 10 जोड़ी ट्राइबो इलेक्ट्रॉनिक नैनो जनरेटर आधारित जूते के सोल ऊर्जा संचयन इकाइयों की आपूर्ति की है। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। हाल ही में आयोजित कार्यक्रमों में छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने राज्य के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में रानी दुर्गावती शामिल किया है। तो कहाँ? मुख्यमंत्री मोहन तो मध्य प्रदेश के होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 करोड़ रुपए, ये तो बेकार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इस निर्णय के पीछे उद्देश्य युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना। उद्देश्य क्या छिपा हुआ है? युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना भरना, एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा देना, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड और तमिलनाडु के कलपक्कम ने 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकल
फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकली, क्या नाम है इसका, फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकली को आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी है। यह भारत का पहला स्वदेशी, यह भारत का पहला फास्ट टाइप प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा परिवार कल्याण विभाग की ओर से उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ किया है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट द्वारा आधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। राज्य में सभी फसलों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है। किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। ये हो गया हमारा राज्य आधारित करंट अफेयर समाप्त, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम हो गया है। क्योंकि ज्यादा नहीं है राष्ट्रीय करंट अफेयर, इसको भी निपटा ही देते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन किया गया है। 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 नए जिले हैं। कौन कौन से? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, कौन कौन से हैं ये? जास्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चांगथांग है। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है। जो कि ये नए जिले सरकारी सेवाओं और अवसरों को निवासियों को करीब लाने में मदद करेगा। वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल थे। कितने थे? लेह और कारगिल केवल 2 थे। प्रत्येक जिले का शासन अपनी स्वायत्त जिला परिषदों के द्वारा किया जाता था। बस वही 2019 में अलग कर दिया गया था 370 के तहत जम्मू कश्मीर से। कैबिनेट द्वारा विज्ञान धारा योजना को मंजूरी मिली है। कौन सी योजना है? विज्ञान धारा योजना। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय MOST के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र की योजना विज्ञान धारा को जारी रखने की मंजूरी दी है। विज्ञान धारा के तहत 3 अम्ब्रेला घटक हैं, मतलब इसके अंदर 3 योजनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास और नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन। 15वें वित्त आयोग के दौरान यानी 21 से 22 से 26 तक अनुमानित बजट था इसका 10,579 करोड़ रुपए। विज्ञान धारा योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के विजन
को साकार करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे NSPD अंतरिक्ष दिवस मनाया है। इसी दिन 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की उपलब्धि हासिल की है। ज्ञातव्य है कि भारत को चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश बन गया है। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ शिव शक्ति नामक स्थल पर उतरा, जिससे भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयास मजबूत हुए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 24 की थीम क्या है? थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मनाया गया है डेट ऑफ बर्थ पहली बार, तो इसलिए थीम जाना जरूरी है। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए अंतरिक्ष को छूना, नहीं, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये इसकी थीम है 23 अगस्त 2024 की। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। पृथ्वी पर जीवन के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभाव को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस न केवल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। थीम बहुत ही जरूरी है। चेन्नई में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के चेन्नई में तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने 2 नई तटरक्षक इकाइयां चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र, पुदुचेरी में तटरक्षक वायु एन्क्लेव का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। बस ये बहुत है, बाकी सब फालतू बातें। फिर करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कलाइनार मुथुवेली करुणानिधि की जन्म शताब्दी के 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। यह सिक्का चेन्नई के से ही पूछ सकता है कौन? कलाइनार मुथुवेली करुणानिधि कौन थे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह ने जारी करवाया है। AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। कहाँ पर? 15 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली चालू किया है। यह किसानों को अपने फोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जोड़ने में मदद करेगी। NPSS
कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। एनपीएसएस का उद्देश्य उद्देश्य क्या है इसका? कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना। अच्छा, जब डायरेक्ट बात करने लगेंगे वैज्ञानिकों से तो जाहिर सी बात है खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता कम हो जाएगी और कीट प्रबंधन के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। एनपीएसएस का उपयोग करके किसान कीटों की समस्याओं का समय रहते समाधान कर सकते हैं, जिससे फसल स्वस्थ होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। फिर चेक बाउंस मामलों में निपटारा करने के लिए केरल भारत की पहली डिजिटल अदालत चालू की गई है। क्या है? चेक बाउंस मामले का निपटारा करने हेतु केरल में भारत की पहली डिजिटल अदालत 16 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने चेक बाउंस मामले के निपटारे हेतु केरल के कोल्लम में 24x7 ऑनकॉर्ड्स नाम से भारत की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया है। केरल में डिजिटल अदालत केस फाइलिंग से लेकर के फैसले और आदेश तक सुनाने तक सभी काम ऑनलाइन होंगे। इसमें ऑन कोर्ट ये भी पंचायती राज से महत्वपूर्ण। पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला 14 अगस्त 2024 विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं इस दिन को। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है। यह कार्यशाला जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत की दिशा में सामूहिक प्रयास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। कार्यशाला का आयोजन 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में किया गया। पंचायती राज संस्थानों से लगभग 400 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला का उद्घाटन पुदुचेरी के उपराज्यपाल नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन के फाउंडेशन किरण बेदी ने किया था। फिर लेमन ग्रास की खेती हेतु समझौता। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान CIMAP उड़ीसा के आदिवासी किसानों के बीच लेमन ग्रास की खेती का विस्तार करने के लिए भुवनेश्वर स्थित बोमहॉर्न सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। CIMAP ने गेंदा के फूल से ल्यूटिन उत्पादन तकनीक को सनफेट फार्म प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी को हस्तांतरित करने की घोषणा की है। CSR अरोमा मिशन के तहत CIMAP ने देश में 1100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती का सफलतापूर्वक विस्तार किया है। अगला है RBI द्वारा देवव्रत
पात्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। आरबीआई द्वारा देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन। 12 अगस्त 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य क्या है? आरबीआई द्वारा नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों या सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत करना। जहां ऐसे मानक मौजूद नहीं है तथा आंकड़ों में आगे और सुधार की गुंजाइश के बारे में मार्गदर्शन करना। यही समिति गठित की गई है माइकल देवव्रत पात्रा में। आरबीआई द्वारा नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों में अनुरूप, मतलब वही पूछ सकता है सीधे कि आरबीआई के आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति। ये सब तो फालतू बातें हैं। अभी लोक लेखा समिति, ये दुनिया भर की समितियां होती है, लोक लेखा समिति, उनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो उनके बारे में देखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं? केसी वेणुगोपाल। ये मिलाने के लिए दे सकता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष कौन है? बैजयंत पांडा है। बैजयंत पांडा। ओबीसी वर्गों के कल्याण पर गणेश सिंह और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण पर गठित समिति के अध्यक्ष हैं गण सिंह कुलस्ते। लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। 1919 के तहत स्थापित किया गया। के वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति 30 सदस्यीय है, सभी लोकसभा से। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते इसमें। संजय जायसवाल है प्राक्कलन समिति। सार्वजनिक उपक्रम में भी 22 है, 15 + 7। ये कृष्ण मेनन समिति के आधार पे 1964 में स्थापित किया गया था, वो जॉन मथाई। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष कौन है? बैजयंत पांडा। ओबीसी वर्ग के कल्याण पर जो गठित समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? गणेश सिंह। ये भी 30 सदस्यीय होती है, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अनुसूचित जाति के लिए ये गण सिंह कुलस्ते। ये 68 में गठित की गई थी। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति जिसके अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल, वो क्या काम करती है? सार्वजनिक व्यय की जांच करना और कैग की रिपोर्ट की छानबीन करना तथा सार्वजनिक धन का कुशलता उपयोग हो रहा है कि नहीं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। इसका काम है बजट अनुमानों की जांच करना, आर्थिक दक्षताओं का सुझाव देता है और वैकल्पिक नीतियों की सिफारिश करता है। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, इसके अध्यक्ष है बैजयंत पांडा। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति है, उसके अध्यक्ष है बैजयंत पांडा। इसका काम क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों और रिपोर्टों की जांच करना तथा परिचालन में हस्तक्षेप किए बिना सिफारिश प्रदान करना। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर गठित समिति, इसके अध्यक्ष ओबीसी कल्याण के लिए नीतियों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना, आरक्षण का मूल्यांकन करना और सुधार का सुझाव। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण, ये भी वही है सेम, कल्याण के लिए।
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 109 नई फसल किस्मों का अनावरण किया गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 109 नई फसल किस्मों का अनावरण किया गया है। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 नई किस्मों का अनावरण किया है। मोदी जी ने 109 नई फसल किस्मों में 34 खेत की फसल और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। 34 खेत की और 27 बागवानी। इस पहल का उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, कृषि विविधता को बढ़ाना और पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान। ये किस्में उच्च उपज देने वाली, जलवायु लचीली और जैव सशक्त हैं। अब क्या है, कुछ किस्में हैं उनको देख लेते हैं। ये पूजा 1801 आयरन और जिंक से भरपूर बाजरा की किस्म। पूजा 1008 क्या है, ये आयरन और जिंक से भरपूर बाजरा की किस्म है, जिसे बाल कुपोषण से निपटने के लिए विकसित किया गया है। फिर पूजा 2002 क्या है, पूसा 2002 ये भी बाजरा की किस्म जो 70 दिन में पक जाती है, जलवायु लचीलीपन के सीखते हैं। गिरनार 6 क्या है, उच्च तेल वाली मूंगफली की किस्म है। नांदयाल ये 1267 क्या, यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त चना की किस्म है। ये चना की किस्म है नांदयाल। फिर अपतटीय खनिज क्षेत्र ट्रस्ट नियम 2024। अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम 2024 10 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम 2024 पेश किया, जो भारत के अपतटीय क्षेत्र में खनिज अन्वेषण और उत्पादन की देखरेख के लिए पहली व्यवस्थित ढांचा है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए सतत अन्वेषण को बढ़ावा देना। अपतटीय खदानों के उत्पादन पट्टेदारों सरकार को अपने रॉयल्टी भुगतान का 10% देकर ट्रस्ट में योगदान देना होगा। ये भी फालतू बात है। क्या करेगा ये ट्रस्ट, अनुसंधान करेगा, परिस्थिति प्रभावों को कम करेगा, आपदा राहत प्रदान करेगा, प्रभावित समुदायों का समर्थन करेगा, अपतटीय खनिज अन्वेषण और उत्पादन में नवाचार को बढ़ावा देगा। फिर है संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो गया है। संयुक्त संसदीय समिति का गठन 9 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 समीक्षा के लिए JPC संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। JPC दोनों सदनों से मंजूरी दे दी गई। एक 31 सदस्यीय है ये संयुक्त संसदीय समिति, लोकसभा से 21 और 10 राज्यसभा से है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है, मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना और वक्फ की संपत्तियों के प्रशासन तथा प्रवर्धन की दक्षता बढ़ाना। विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1955 करने का प्रावधान है। यह जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी के पद के किसी अन्य अधिकारी को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारी द्वारा विधिवत नामांकित सर्वेक्षण आयुक्त का भी कार्य प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय
इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद, इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक आधार वाली संरचना और मुसलमान महिलाओं, गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान करता है। फिर डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों को दर्ज करना और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य किया गया। पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग, यौन शोषण जैसे अपराध में खतरनाक वृद्धि के साथ साथ यह पहल महिलाओं को डिजिटल विश्व में नेविगेट करने और खुद को सुरक्षित करने में भी सशक्त। वर्ष 2021 में 52,000 इतने अपराध से बढ़ ही रहे हैं अपराध। गति शक्ति विश्वविद्यालय और एवं एयरबस विमानन कार्यकारी परीक्षा। गति शक्ति विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय? गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस गति शक्ति विश्वविद्यालय एवं एयरबस द्वारा विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय और विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम एयरबस के सहयोग से नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में आयोजित किया गया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कामकाजी पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन पर केंद्रित है। इंडिगो, विस्तारा जैसी प्रमुख एयरलाइन इसमें भाग लेंगी। अंग परिवहन के लिए पहली बार दिशा निर्देश दिया गया है। अंग परिवहन के लिए पहली बार दिशा निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। परिवहन प्रोटोकॉल का उद्देश्य उपलब्ध बुनियादी ढांचों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से जीवन रक्षक अंगों संग्रह बिंदु से उनके गंतव्य तक पहुंचाना। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मस्तिष्क मृत रोगियों से अंग प्राप्त करने की अनुमति देता है। किससे? परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मृत रोगियों से अंग प्रदान की अनुमति। यही सब है उसमें। निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि आय बढ़ाने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान ने। बस यही आ सकता है। सरकार कीटनाशक प्रबंधन कानून में भी संशोधन करेगी। 15,000 से अधिक मंडियों का इनाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। IMD और रिलायंस फाउंडेशन के मध्य समझौता।
रिलायंस फाउंडेशन ने जलवायु संवेदनशील समुदायों के लिए मौसम की जानकारी तक पहुंच सुधारने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान (IMD) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा और आजीविका दोनों को बढ़ाते हुए मौसम डेटा, आपदा तैयारी और जलवायु दोषशीलता के उपयोग में सुधार करना। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2000 का चौथा संस्करण है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। कब? 30 से 31 जुलाई। विषय क्या है? अमृतकाल। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। इसका विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, हिंदी विज्ञान सम्मेलन। ये सब तो रहेंगे ही। 30 से 31 जुलाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। बायो E3 में 3 आ जाते हैं: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार। मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है। के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दे दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित बायो E3 उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने की एक नीति है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित बायो E3 उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली एक नीति है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता के लिए नवाचार संचालित समर्थन शामिल है। यह बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब और बायो फाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण और विकास को गति देगा। यह नीति हरित विकास के पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता देगी और भारत की कुशल कार्यबल विस्तार की सुविधा। इस नीति द्वारा नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के लिए जीवन शैली जैसी सरकार की मजबूती मिलेगी। नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जीवन शैली जैसी मंजूरी मिलेगी। बायो E3 नीति टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देगी और आगे बढ़ाएगी। उच्च जैव प्रदर्शन वाले विनिर्माण से तात्पर्य दवा से लेकर सामग्री तक के उत्पाद बनाने की क्षमता है। बायो E3 नीति के विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्मार्ट प्रोटीन, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, समुद्री और जल अनुसंधान संस्थान, उच्च मूल्य वाले जैव आधारित रसायन, पॉलीमर और एंजाइम। कला और संस्कृति में देखते हैं। पंद्रह अगस्त 2024 को भारत सरकार ने नई दिल्ली के लाल किले में 78वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को संबोधित किया। अपना लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण भी दिए। 24 स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? 2024 स्वतंत्रता थीम विकसित भारत @ 2047, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह दृष्टिकोण बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र में व्यापक विकास पर जोर देगा, जिसका उद्देश्य भारत की वैश्विक स्थिति को
बढ़ावा देना है। ये पहली बार 15 अगस्त, ये सब तो हालांकि पूछेगा नहीं, लाल किले पर लाहौरी गेट में झंडा फहराए थे नेहरू जी। अब ये बनाया गया है राष्ट्रीय संस्कृति कोष। 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा में राष्ट्रीय संस्कृति कोष के बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रीय संस्कृति कोष की स्थापना 28 नवंबर 1996 चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, उसकी रक्षा करने और उसे संरक्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन। सब वही है, बात लीजिए। 17वां दिव्य कला मेला कहाँ? दिव्य कला मेला ये रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगरों, उत्पादों, शिल्प कौशल अनूठा कार्यक्रम। रत्नागिरी जियोग्लिम्स पेट्रोग्लिम्स 11 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष 1960 रत्नागिरी में जियोग्लिम्स और पेट्रोग्लिम्स संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। ये दो हैं स्मारक। क्या है ये स्मारक है? जियोग्लिम्स और पेट्रोग्लिम्स रत्नागिरी में संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। संस्कृति विभाग द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार रत्नागिरी के देउत में पेट्रोग्लिम्स का समूह मेसोलिथिक युग का है, जबकि ये जियोग्लिम्स और पेट्रोग्लिम्स प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। इसमें पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर चित्र या डिजाइन बनाना शामिल है। पेट्रोग्लिम्स में ये गैंडा, हिरण, बंदर, गधा पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। यही सब उसमें। महाराष्ट्र और गोवा में जियोग्लिम्स कोंकण 900 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए। अकेले रत्नागिरी में 70 स्थलों पर 1500 से अधिक ऐसी कलाकृतियां, जिसमें 7 यूनेस्को अस्थायी धरोहर सूची में है। अजंता गुफाओं तक कनेक्टिविटी विस्तार। 10 अगस्त 2024 को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने जालना और जलगांव को जोड़ने वाली 174 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की घोषणा कर दी है, अजंता गुफाओं को जोड़ने के लिए। नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन 30 से 16 अगस्त 2024 के मध्य नई दिल्ली के जनपथ में स्थित हथकरघा हाट 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये भी कोई खास नहीं है। हथकरघा दिवस ये स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों की वकालत और हथकरघा बुनकरों को समर्थन देना।
तो अब की बार ये नई दिल्ली में हुआ है। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर संग्रह संग्रहालय। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा 1 लाख वर्ग फीट में विस्तृत है। यह संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक सुविधा है जिसे आगा खां ट्रस्ट डिजाइन किया गया है। दिल्ली की प्राचीन बावलियों या सीढ़ी मोड़दार कुओं से प्रेरित होकर भूमिगत संग्रहालय परिसर में स्थित स्मारकों की दृश्यता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता 26 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सांस्कृतिक समझौता किसके मध्य हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते का उद्देश्य क्या है? भारत और यूएसए के बीच पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना। यह समझौता सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण पर रोकने और उसे रोक लगाने के लिए 1970 यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप 1.7 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 1947 तक की वस्तुएं शामिल है। यूएसए नामित सूची में किसी भी जब्त वस्तु को भारत के समूह में वापस कर देगा। फिर धनगर जनजाति। धनगर जनजाति यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक खानाबदोश जनजाति धनगर ने अपनी भेड़ बकरियों के लिए एक चारागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की है। ये तो बहुत ही चर्चित विषय हो गया। धनगर जनजाति बुल्ढाना जिले में खामगांव में खानाबदोश जनजाति धनगर ने अपने भेड़ बकरियों के लिए एक चारागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की है। धनगर एक ऐसा समुदाय जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाना जाता है। वे खानाबदोश जीवन शैली का पालन करते अपने परिवार को चराने के लिए विशिष्ट मार्गों पर चलते हैं। वे महाराष्ट्र की विमुक्ति जाति और खानाबदोश जनजाति सूची का हिस्सा है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है धनगर जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी रहते हैं लेकिन मुख्यतः महाराष्ट्र में। बस खत्म।